श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी के आपके फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पर आपने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें की है और साथ ही हम लोगों ने जाना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस जो है वो आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलते हैं। इन्हीं फंक्शनों में आप लोगों ने देखा कि अपन ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है। रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थों के परिवहन का नियमन करती है। रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आयन, आयनों के वितरण का नियमन करती है। रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। और साथ ही आप लोगों ने जाना है कि कॉन्टैक्ट विथ एडजेसेंट सेल्स, संपर्क जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में आपस में जो कॉन्टैक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यहीं पर आप लोगों ने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही फंक्शन में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और ट्रांसपोर्टेशन में आप लोगों ने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस के थ्रू होता है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था, आपने कहा ओस्मोसिस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है, और आप लोगों का साथ ही देखने को मिला है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये सारी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अपन जिक्र कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के कार्य, तो काफ़ी सारे कार्य की तो फंक्शन की तो अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में आप लोगों ने जाना है कि कौन कौन से काम किए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। आपने कहा ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये सारी घटनाएं आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जिक्र करें ओस्मोसिस या परासरण के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ओस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अपन ओस्मोसिस को डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपन कहते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणु जो होते हैं वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ओस्मोसिस या परासरण के नाम से जानी जाती है। आप लोग ध्यान देंगे कि ओस्मोसिस जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? आपके साइंटिस्ट है नोलेट। नोलेट के द्वारा ओस्मोसिस जो है उसकी खोज की गई है। अब आप लोग देखेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर अपन बात करें परमिएबिलिटी या पारगम्यता की, पारगम्यता किसको कहते हैं? पारगम्यता का मतलब होता है कि झिल्ली के आर पार या एक साइड से दूसरे साइड में अणु या आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी घटना आप लोगों की कहलाती है। और परमिबिलिटी के आधार पर आप लोग देखेंगे कि मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन कौन से टाइप के आप लोगों को देखने को मिलती है। आपने पढ़ा है परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि विलायक और साथ में विलेय दोनों के अणुओं को ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आप लोगों को सेल वॉल के रूप में देखने को मिलती है। फिर आप लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो विलायक के अणुओं को तो ट्रांसपोर्ट होने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती। और ऐसी मेम्ब्रेन कौन सी होती है? आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनमें आप लोग देखते हैं एनिमल ब्लेडर्स होता है या सेफ्लोन मेम्ब्रेन जो है वो सारी की सारी उसमें शामिल होती है। फिर नेक्स्ट
सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें आप लोग देखते हैं कि विलायक के अणुओं के साथ में कुछ चयनित विलेय के अणु भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन आपको सेल मेम्ब्रेन के रूप में देखने को मिलती है। तो ओस्मोसिस में आप क्या कह रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु जो होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ओस्मोसिस जो होता है वो मोस्टली आप लोगों को दो प्रकार का देखने को मिलता है। कौन सा? एक तो होता है आपका एक्सो ओस्मोसिस और एक होता है एंडो ओस्मोसिस। एक्सो ओस्मोसिस हिंदी में बोलते हैं बहिःप्रासरण, एंडो ओस्मोसिस जिसको अपन बोलते हैं अंतःप्रासरण। अब बहिःप्रासरण किसे कहेंगे, अंतःप्रासरण किसे कहेंगे? आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर जब मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कोशिका की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी घटना को अपन क्या कहेंगे, एंडो ओस्मोसिस। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब किशमिश का टुकड़ा जो है वो पानी के अंदर रखा जाता है तो किशमिश जो है उसका आकार जो है फूला हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब वो कौन सी घटना आप लोगों की, एंडो ओस्मोसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट एक्सो ओस्मोसिस, जब कोई मटेरियल कोशिका से बाहर की तरफ निकलता है तो आप लोग देखेंगे कि सेल की जो साइज होती है वो श्रिंक हो जाती है या कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है। आप जब आरबीसी की सेल्स होती है इसको नमक के घोल में रखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो आरबीसी की जो सेल है वो सिकुड़ जाती है। ये घटना आप लोगों की क्या कहलाती है, एक्सो ओस्मोसिस कहलाती है। इसी बात को अपन समझेंगे क्योंकि ओस्मोटिक जो ओस्मोसिस की जो घटना है वो आपके विलियन पर डिपेंड करती है। और ये विलियन जो होता है आप लोगों को मोस्टली 3 प्रकार के विलियन देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक पढ़ा होगा आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक समपराशरी विलयन, हाइपरटोनिक अल्पपराशरी विलयन और हाइपोटोनिक अतिपराशरी विलयन। इन्हीं विलयन के आधार पर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार का एक्सो ओस्मोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन अपन किसे कहेंगे, कोशिका के संदर्भ में अपन बातें करें तो आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या होता है कि कोशिका के बाहर की सांद्रता और कोशिका के अंदर की सांद्रता दोनों एक समान होती है। और एक समान सांद्रता होने के कारण से आप लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन यहां पर आपको नहीं देखने को मिलता है। कैसे सॉल्यूशन के अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। फिर नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप कहते हैं अल्पपराशरी विलयन। यहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि कोशिका के बाहर की जो सांद्रता होती है वो तो आप लोगों को कम देखने को मिलती है, जबकि कोशिका के अंदर की सांद्रता आप लोगों को अधिक देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, एंडो ओस्मोसिस की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एंडो ओस्मोसिस क्यों देखने को मिलता है, मैं डायग्राम से आप लोगों को अभी समझा दूंगा। फिर नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका जस्ट अपोजिट आप लोग देखेंगे कि कोशिका के बाहर की सांद्रता तो आप लोगों को अधिक देखने को मिलेगी, जबकि कोशिका के अंदर की सांद्रता कम होगी। और ऐसी घटना में आप लोग देखेंगे कि एक्सो ओस्मोसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे होगा, डायग्राम से समझते हैं। ये एक बीकर ले लिया आप लोगों ने और इसके अंदर डाल दी आप लोगों ने अर्धपारगम्य झिल्ली। ये है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, इस साइड में थोड़े कम वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन आपकी डेफिनेशन के हिसाब से किस तरफ होगा, आप कह रहे हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस साइड में आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, वाटर के साथ में डाल दिया सुगर मॉलिक्यूल्स। ये डाल दिए आप लोगों ने सुगर मॉलिक्यूल्स।
अब शुगर मॉलिक्यूल्स में ध्यान दें, आप लोगों ने एक तरफ तो ज़्यादा मात्रा में शुगर मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं और एक तरफ कम मात्रा में शुगर मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने डाले हुए हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को किस तरफ देखने को मिलेगा? इस कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों का इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि फ्री वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर फ्री वाटर ऑफ मॉलिक्यूल आप लोगों के ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन जो है आप लोगों को इस दिशा में देखने को मिलता है। यही बात होती है आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। आप कह रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम है, जबकि कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को अंतः प्रासरण की घटना जो है वो देखने को मिलती है, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बहिःप्रासरण की घटना आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ओस्मोसिस अपन किसे कहेंगे, और ओस्मोसिस मोस्टली कितने प्रकार का होगा आप लोगों ने देख लिया, एक्सो ओस्मोसिस, एंडो ओस्मोसिस। एक बात और ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि ओस्मोसिस जो होता है इसका मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं, यानी कि प्रासरण को मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, ओस्मोस्कोप, या दूसरा नाम ओस्मोमीटर। ओस्मोस्कोप या ओस्मोमीटर क्या काम आता है, ओस्मोसिस को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। आप लोग देखेंगे कि लेबोरेटरी के अंदर अपन वर्क करते हैं तो ये ओस्मोस्कोप या ओस्मोमीटर जो काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फेफर्स का ओस्मोमीटर या ओस्मोस्कोप, या आप क्या काम में लेते हैं, पोटैटो ओस्मोमीटर। दो प्रकार के ओस्मोमीटर मोस्टली आपके लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। फेफर का ओस्मोमीटर या पोटैटो ओस्मोमीटर जो होता है वो काम में लिया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग जानते हैं एक्सो ओस्मोसिस की घटना होगी या एंडो ओस्मोसिस की घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये फेफर्स का जो ओस्मोमीटर होता है इसके अंदर क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि एक छिद्रित बेलनाकार जो है पोर्सेलिन का बना हुआ एक बीकर पाया जाता है, और इस बीकर के अंदर क्या भरा होता है आपका, जिसका आपको ओपी ज्ञात नहीं है, वो सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ होता है। और इसके चारों तरफ आप लोग देखेंगे कि कॉपर फेरोसाइनाइड जो होती है उसकी मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट होता है आप देखेंगे एक वाटर सॉल्यूशन के अंदर डीप होता है, और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि इस बीकर के साथ क्या लगा हुआ है, एक नली के द्वारा आप लोग देखेंगे कि मैनोमीटर जो है वो जुड़ा हुआ होता है, और इस मैनोमीटर पर आप दाब को नोटिस करते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों का ओस्मोसिस या ओपी जो है वो मान आप लोगों का ज्ञात हो जाता है। तो ओस्मोसिस किसे कहेंगे, एक्सो ओस्मोसिस किसे कहेंगे, एंडो ओस्मोसिस किसे कहेंगे, सारा का सारा किससे रिलेटेड है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे, आप लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस तरफ से देखने को मिलेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में भी देखने को मिल रहा है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के रूप में भी देखने को मिल रहा है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं अपन इसको। देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता है कि इसमें क्या पाया जाता है, लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि जगह जगह पर इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रोटीन के द्वारा चैनल का फॉर्मेशन जो है वो भी आप लोगों को स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है। ये आप लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, और बाहर की तरफ भी आप मान लो कि ये आपका प्रोटीन जो है उसकी लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है। आपने रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर पढ़ा है या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पढ़ा है
कि एक तो क्या पाया जाता है आप लोगों को, प्रोटीन का जो लेयर होता है वो पाया जाता है, और एक लेयर क्या पाया जाता है, मिडिल लेयर, लिपिड लेयर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इनर लेयर जो होती है वो भी किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी होती है। आप लोग स्ट्रक्चर के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का जो आउटर लेयर होता है ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इनर लेयर ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। और लिपिड का जो मिडिल लेयर है ये कितना मोटा होता है आप लोगों का, 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो टोटल आपने साइज देखी है कि 75 टू 115 एंगस्ट्रॉम तक आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे। मान लीजिए कि इस साइड में जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी साइड है, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी तुलना में आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मोस्टली आप लोग देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। यानी कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, जो आपके परिवहित होने वाले अणु होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और कब तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जब तक कि दोनों तरफ की साम्यावस्था जो है वो स्थापित नहीं हो जाती है। यानी कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो तब तक नहीं बनती है जब तक ये ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण जो परिवहन आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे परिवहन को अपन क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन किसे कह रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये आप लोगों को दो रूपों में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर सिंपल डिफ्यूजन और सेकंड नंबर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, सरल विसरण, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसको अपन बोलते हैं निर्विघ्न विसरण। अब विसरण का क्या मतलब होता है, विसरण का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कि आप लोग देखते हैं प्रायोगिक तौर पर कि एक कमरे के अंदर अगर इत्र की शीशी रख दी जाती है तो आप लोग देखते हैं कि पूरे कमरे के अंदर जो है इत्र का सुगंध आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, अणु जो होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से अपनी स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण कम सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं। ये सारा काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल स्वतः ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और कब तक ट्रांसपोर्ट होगा, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो स्थापित नहीं हो जाती है। फिर नेक्स्ट आप कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए किसी कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी। ये क्या है आपका, बोलेंगे इसको वाहक अणु या कैरियर मॉलिक्यूल्स। ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या करता है, जो भी मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ में चिपक जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो हो जाता है। अब ये वाहक अणु क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन टू की साइड में लेकर आएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाने का काम करेगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को या ऐसे जो आपका डिफ्यूजन हो रहा है उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पर कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी। और ये कैरियर मॉलिक्यूल मोस्टली आप लोगों को प्रोटीन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कह रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली दो प्रकार का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में क्या कुछ डिफरेंस होता है ये आप लोग देख चुके होंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें
आप लोग इसका अपोजिट रूप देखेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि अपन बात कर रहे थे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाना है। अब ये पॉसिबल कैसे है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे मूवमेंट होगा? तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या चाहिए, आप लोगों को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की प्रेजेंस में आप लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो आपकी सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण से आप लोग देखते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी जो है वो यूज की जाएगी और मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपन किसे कहेंगे? ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी की प्रेजेंस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को अपन क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनाया जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोग बताइए, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करवाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, या ये सारा काम होता है एक एंजाइम के कारण जिसे अपन बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम किस तरह से एक्टिविटी शो करता है, वो सारा काम आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? सोडियम पोटेशियम पंप या एटीपीएज। यानी कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोगों को देखना है। तो ये मान लीजिए आप लोगों की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एटीपीएज एंजाइम। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन की जो साइट होगी वो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी कि अंदर की तरफ तो 3 बाइंडिंग साइट होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और बाहर की तरफ आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, 1, 2। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो होती है आपकी पोटेशियम की बाइंडिंग साइट, क्योंकि पोटेशियम आयन जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। अंदर की तरफ आप लोग देख रहे हैं ये 1, 2, 3, ये क्या है आपकी सोडियम की बाइंडिंग साइट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही, और साथ में आप लोग देखेंगे कि इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, यानी कि एटीपी की बाइंडिंग साइट जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप या एटीपीएज एंजाइम जो है वो कैसे काम करता है। जब इसके साथ में आप लोग देखेंगे कि जो आपका कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा, एटीपी इसके साथ में जुड़ेगा, उसी टाइम पर आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर से 3 सोडियम आयन जो हैं वो इसके साथ में बाइंड हो जाएंगे, और ये एटीपी आप लोगों का टूट जाएगा किस रूप में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या अपन पीआई भी बोल सकते हैं इसको, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि ये सारा का सारा एटीपी का टूटने से क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन की घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इस साइड में क्या जुड़ जाएगा, आपका जो पोटेशियम आयन जो है वो जुड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। ये क्या होगा, इस साइड में आकर क्या करेगा, सोडियम आयनों को तो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवा देगा, ये आपके 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, और 2 पोटेशियम आयन आप लोग देखेंगे कि अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन एक साथ देखने को मिल रहा है, यानी एक ही टाइम पर एक मॉलिक्यूल तो कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और उसी टाइम पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे को ट्रांसपोर्ट, उसमें ये जो घटना होती है वो सिम्पोर्ट के नाम से भी जानी जाती है। तो आप कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप किसे कहते हैं,
कि सोडियम आयन जो है कोशिका के अंदर जाते हैं, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। एटीपीएज की एक्टिविटी आप लोग देख रहे हैं, एटीपी के जुड़ने से फोस्फोराइलेशन हुआ, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हुई, मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर वापस क्या होगा, फोस्फेट अलग होगा, तो फोस्फेट अलग होगा तो डीफोस्फोराइलेशन होगा, तो वापस कन्फर्मेशन चेंज होकर ये अपनी वापस पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना आप लोगों ने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो भी किया जाता है आप लोगों का। फिर नेक्स्ट आपने कहा को ट्रांसपोर्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, सह परिवहन। यह सह परिवहन आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को 3 प्रकार का देखने को मिलता है। क्या, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट किसे कहेंगे, सबसे पहले तो ये जानो कि को ट्रांसपोर्ट की घटना किसे कह रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि जब एक अणु का परिवहन किसी दूसरे अणु के साथ में हो रहा है, यानी कि 2 अणुओं का साथ में कोई परिवहन हो, संबंधित हो, तो ऐसे परिवहन को अपन क्या कहते हैं, सह परिवहन या को ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब सिम्पोर्ट की घटना में आपने देखा कि कोशिका के अंदर से सोडियम आयन बाहर गया, उसी टाइम पर पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आप लोगों का मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है, तो ऐसी घटना को अपन क्या कह देते हैं, सिम्पोर्ट। यानी कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से मूवमेंट होता है, एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो ऐसी घटना को अपन सिम्पोर्ट, और ऐसी घटना शो करवाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, सिम्पोर्टर के नाम से जानते हैं। वहीं आप लोग देखेंगे कि एंटीपोर्ट की घटना, ये तो आप लोगों ने देखा, सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सॉरी, इस चीज़ को अपन बोलेंगे ये है आपका एंटीपोर्ट। और सिम्पोर्ट में आप लोग क्या देखेंगे, सिम्पोर्ट में आप लोग देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पर एक ही दिशा के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो H+ आयन के साथ में आप लोगों को देखने को मिलता है। सिम्पोर्ट जिसमें आप लोग देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल एक साथ एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट हो, एंटीपोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट दिशा में ट्रांसपोर्ट हो, तो ऐसी घटना को अपन क्या कह रहे हैं, एंटीपोर्ट। और यूनिपोर्ट में आप लोग देखेंगे कि एक अकेला मॉलिक्यूल जो है वो केवल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को अपन क्या कहेंगे, यूनिपोर्ट के नाम से जानेंगे। तो क्लियर हो गया, यह आपका सह परिवहन जो है उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप लोगों का बच जाता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आप लोग। ये देखेंगे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में आप लोगों ने देखा कि ये आपके बाहरी मटेरियल्स हैं। हो सकता है कि ये आपको सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में भी देखने को मिले या लिक्विड पार्टिकल्स के रूप में भी देखने को मिले। तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इन्वेजिनेशन होगा, और इन्वेजिनेशन होने के बाद में आप लोग देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर कर अंदर इन्वर्ज होना शुरू होंगे, और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि ये अंदर आकर एक वेसिकल जो है वो आप लोगों की बन गई। तो ये सारा फॉर्मेशन होगा, सेल के अंदर जो है वो मटेरियल आएगा। तो सेल के अंदर बाहरी मटेरियल का आना, इस घटना को तो अपन क्या कहेंगे, ये तो क्या है आप लोगों का एंडोसाइटोसिस। किसी बाहरी पदार्थ का कोशिका के अंदर जो प्रवेश हो रहा है वो क्या घटना है आपकी, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस आप लोगों को 2 रूपों में देखने को मिलेगा। अगर लिक्विड मटेरियल आ रहा है तब तो अपन इसको क्या कहेंगे, ये बनाएगा पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड मटेरियल आ रहा है तब ये क्या बनाएगा, फेगोसाइटोसिस। और जो वेसिकल बनेगी इसी में अगर लिक्विड मटेरियल होगा तब तो अपन इसको क्या कहेंगे, पिनोसोम, और सॉलिड पार्टिकल है तब अपन इसको क्या कहेंगे, फेगोसोम। क्लियर है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी बाहरी मटेरियल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करता है, किसके थ्रू, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के थ्रू। अब ये मटेरियल अंदर आने के बाद में क्या होगा कि इसमें से जो भी काम के मटेरियल है वो सारे यूज
किए जाएंगे। और जो आपके एक्सक्रीटरी है या सिक्रेटरी सब्सटेंस है जो कि आपके सेल में काम नहीं आने हैं, या कोई सेल ऑर्गन्स जो हैं, इनको अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और बाहर निकालने का भी सेम काम होगा, ये यहाँ से वापस ये वेसिकल जो इसके कांटेक्ट में आकर आप लोग देखेंगे कि इस तरह का फॉर्मेशन होकर यहाँ से बस्ट होकर ये मटेरियल सारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस घटना को अपन क्या कहेंगे, ये आपका क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। किसी स्त्रावी पदार्थ या संचित पदार्थ जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में है, वो क्या हो रहा है, कोशिका से बाहर की तरफ रिमूव किया जाता है। उस घटना को अपन क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, या इसका दूसरा नाम क्या है, सेल वोमिटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सारा का सारा आप लोगों को एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आपके फंक्शंस ऑफ सेल्स जो हैं वो पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन जानी है, स्ट्रक्चर की से रिलेटेड मॉडल्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं। तो यहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।